किसी भी देश की सबसे जरूरी किताब क्या होती है? उसका संविधान, है ना? ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं होता, बल्कि उस देश की पूरी बुनियाद होती है। पर सोचिए, क्या होता है जब इसी बुनियाद में बड़े बड़े बदलाव कर दिए जाते हैं? आज हम भारत के संविधान में हुए ऐसे ही दो बड़े बदलावों पर नजर डालेंगे, जिन्होंने देश की दिशा पर बहुत गहरा असर डाला है। और यही वो बड़ा सवाल है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। 5 साल बाद क्या एक नए और बेहतर जम्मू कश्मीर का जो वादा था वो पूरा हुआ है? क्या उम्मीदें हकीकत में बदलीं? चलिए आंकड़ों और जमीनी सच्चाई के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अब 2019 में जो हुआ, उसे ठीक से समझने के लिए ना हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे चलना होगा, क्योंकि भारत के संविधान में ऐसा ही एक बहुत बड़ा और विवादास्पद बदलाव पहले भी हो चुका है, और वो हमें आज की स्थिति को समझने के लिए एक जरूरी नजरिया देता है। तो बात है 1976 की। देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। इसी माहौल में इंदिरा गांधी की सरकार 42nd संशोधन लेकर आई। ये बदलाव इतने बड़े और इतने ज्यादा थे कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान तक कहा जाने लगा। देखिए, इसका सबसे बड़ा असर कहाँ हुआ? सीधा सीधा हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल पर। भारत की पहचान को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये देश के मूल चरित्र को ही बदलने की एक कोशिश थी। मतलब इस एक संशोधन ने ना पावर का पूरा बैलेंस ही बदल दिया। संसद को संविधान बदलने की लगभग अनलिमिटेड पावर मिल गई, जबकि अदालतों की जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा की शक्ति को बहुत कम कर दिया गया। असल में सारी शक्ति राज्यों से सिमटकर केंद्र सरकार के हाथों में आ गई। तो एक तरफ तो ये कहा गया कि ये पार्लियामेंट को सबसे ऊपर रखने की कोशिश थी, लेकिन दूसरी तरफ इसके आलोचकों ने इसे भारत के फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेटिक चेक एंड बैलेंस पर एक सीधा हमला बताया, और इसकी विरासत पर आज भी बहस होती है। इतिहास का ये चैप्टर हमें ये दिखाता है कि संविधान में बदलाव करके पावर का खेल कैसे बदला जा सकता है। और ठीक यही बहस, यही टेंशन 2019 में फिर से सामने आई, जब सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला किया। तो हुआ ये कि 2019 में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। जम्मू और कश्मीर को जो एक स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस मिला हुआ था, उसे खत्म कर दिया गया और राज्य को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। अब इस बड़े बदलाव के बाद जो हुआ ना, वो एक सिक्के के 2 पहलू जैसा है। एक तरफ विकास और इन्वेस्टमेंट के बड़े बड़े वादे हैं, तो दूसरी तरफ जमीन पर अस्थिरता और कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। सरकार की तरफ से जो सबसे बड़ी बात कही गई वो थी इकोनॉमिक ग्रोथ की, और इस बात को पुख्ता करने के लिए एक आंकड़ा सामने रखा गया, 66,000 करोड़ रुपए। ये वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं जो इस इलाके को मिले, जिनसे एक नई आर्थिक सुबह की उम्मीद जगी। और हाँ, ये सिर्फ कागजी बातें नहीं थीं। इस निवेश को जमीन पर लाने के लिए कई स्कीम्स भी शुरू की गईं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए नई योजना आई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जैसे कि सड़कें, पुल और सुरंगें बनाने पर जोर दिया गया, ताकि इलाके को बाकी देश से बेहतर तरीके से जोड़ा जा सके। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, वादों और जमीनी हकीकत के बीच एक फासला था। तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी था, जो कहीं ज्यादा पेचीदा था। एक तरफ तो निवेश के ये बड़े बड़े आंकड़े थे, और दूसरी तरफ 500 से भी ज्यादा पॉलिटिकल लीडर्स और एक्टिविस्ट को हिरासत में ले लिया गया। इस एक कदम ने इलाके में एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम यानी राजनीतिक शून्य पैदा कर दिया, और इसका असर साफ दिखा। जो टूरिज्म इस इलाके की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, उसमें 2020 में 80% की जबरदस्त गिरावट आई, जिसका सीधा मतलब था बढ़ती बेरोजगारी। तो मतलब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चुनौतियों के साथ साथ सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चिंता बनी हुई थी। आतंकवादी गतिविधियों में फिर से तेजी देखी गई, और इन सब के बीच वहां के लोगों के मन में अपनी जमीन, अपनी नौकरियां और अपनी संस्कृति को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए। चलिए अब एक मजेदार सवाल, क्या आप जानते हैं कि एरिया के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है? जी हाँ, वो है लद्दाख। और ये छोटा सा फैक्ट हमें उस नई चुनौती की तरफ ले जाता है, जिसका सामना अब लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी के तौर पर कर रहा है। तो हुआ ये कि जब से लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बना, इस विशाल और स्ट्रेटेजिकली जरूरी इलाके के सामने बिल्कुल नई तरह की चुनौतियां आ गईं। वहां के लोग अब ज्यादा स्वायत्तता, अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर कंट्रोल और यहां तक के पूरे राज्य के दर्जे की भी मांग कर रहे हैं। तो ठीक है, इतनी सारी चुनौतियां हैं।
सवाल ये उठता है कि फिर आगे का रास्ता क्या है? क्या कोई ऐसा हल है जो विकास और लोगों की उम्मीदों के बीच एक बैलेंस बना सके? चलिए देखते हैं। देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि आगे बढ़ने के लिए 4 कदम उठाने बहुत जरूरी हैं। पहला, जल्द से जल्द चुनाव कराना ताकि पॉलिटिकल प्रोसेस फिर से शुरू हो। दूसरा, सिक्योरिटी को बेहतर बनाना। तीसरा, ऐसा डेवलपमेंट करना जिससे वहां के लोगों को नौकरियां मिले। और चौथा और सबसे जरूरी, सरकार और जनता के बीच बातचीत और भरोसे का एक मजबूत रिश्ता बनाना। और इसी दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत जरूरी बात कही है। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को वापस पटरी पर लाने के लिए सितंबर 2024 तक चुनाव करा लिए जाने चाहिए। और जब भी कश्मीर के समाधान की बात होती है ना, तो अक्सर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात याद की जाती है। कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत। माना जाता है कि इसी भावना के साथ आगे बढ़ने से ही एक स्थायी शांति का रास्ता निकल सकता है। तो आखिर में, चाहे वो 42वां संशोधन हो या फिर आर्टिकल 370 का हटना, ये दोनों ही मामले हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं कि एक देश एकता की अपनी कोशिश में अपने अलग अलग इलाकों के अधिकारों और उनकी पहचान के साथ बैलेंस कैसे बनाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर डेमोक्रेसी को लगातार खोजना पड़ता है।